1970s में जापानीज लैंग्वेज के अंदर एक करोशी नाम का वर्ड शामिल किया गया और इसका मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अपने काम के लोड से अपनी जान दे दे, उसी को हम करोशी कहते हैं। और इसी वजह से जापान का वर्क कल्चर इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि आज वो पूरी दुनिया के अंदर बदनाम है। बट इसमें से एक इंसिडेंट ऐसा निकल कर आया जिसने ना सिर्फ जापान को बल्कि पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। लिटरली जब आप इसकी डिटेल्स को जानेंगे तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि कोई इतना दर्द कैसे झेल सकता है। बट एक चीज आपके सामने है जिसके दिल के अंदर बहुत ज्यादा दर्द भरा हुआ है। आप उसके दिल को दबाकर, यानी कि लाइक बटन को दबाकर उसका दर्द थोड़ा कम कर दें, साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। 1990s के अंदर जापान की सरकार को यह समझ आ चुका था कि वो अभी तक एनर्जी के लिए जो फ्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 90% फ्यूल वो बाहरी देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए जापान की सरकार खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो सके, उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए और इन्हीं सब प्लांट्स के अंदर मौजूद है टाकीमोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका आज भी सबसे मेन काम यही है कि वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को यूरेनियम डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करता है और इसी से भयंकर न्यूक्लियर पावर एनर्जी जापान जनरेट कर रहा था। इस पावर प्लांट के अंदर सैकड़ों कर्मी काम कर रहे थे। डेली उनकी रूटीन बन चुकी थी, सुबह सुबह उठकर अपनी जॉब पर आना, अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस घर चले जाना। और इन्हीं सब एम्प्लॉइज के अंदर मौजूद थे तीन खास एम्प्लॉय, हिसाशी ओची, योकोकावा और शिनोहारा। और 30 सितंबर 1999 के दिन भी ये तीनों ही वर्कर्स अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए अपने प्लांट में पहुंचे और आज भी वो अपनी डेली रूटीन की तरह इस प्लांट का पूरा ओवरव्यू करने वाले थे। जो प्रोसीजर्स अंदर फॉलो किए जा रहे थे उनकी देखरेख इनको करनी थी और उन्हीं प्रोसीजर्स को आगे कंटिन्यू करना था। हिसाशी ओची यहां पर मेनली प्लांट टेक्नीशियन का काम कर रहा था और उसका मेन काम बस यही था कि उसे यूरेनियम को अलग अलग चीजों के साथ मिक्स करना है। अब वैसे तो पहले प्रोसीजर जो बनाए गए थे उसके अंदर यूरेनियम को अलग अलग 3 स्टेप्स के अंदर अलग अलग चीजों से मिक्स किया जाना था और इनमें से सबसे पहला स्टेप था डिसोल्यूशन, दूसरा स्टेप था बफर और तीसरा स्टेप था प्रेसिपिटेशन। और ये सारे काम हिसाशी ने बहुत अच्छे से सीख लिए थे और इन सब काम के अंदर वो फॉरवर्ड होकर इस प्लांट के अंदर ही जॉब कर रहा था। बट तकरीबन 3 साल पहले इन कंपनी के मालिकों ने चीज नोटिस करी कि हमें सारे काम करने में, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है। साथ ही हमारे पास प्रेशर भी बहुत ज्यादा है कि हमें ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी निकालनी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके अंदर चल रहे हैं। इसीलिए इस कंपनी के मालिकों ने बहुत सारे स्टेप्स को स्किप करना जरूरी समझा और एक आइडिया निकलकर सामने आया कि क्यों ना हम सीधा यूरेनियम पाउडर को हाथों से ही पानी की बाल्टी के अंदर मिक्स कर दें अलग अलग चीजों के साथ, जो हम इन बड़े बड़े टैंक्स के अंदर करते हैं। तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी बच जाएगा, बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी बाहर निकल कर आएगा। बेशक ये सारा काम इलीगल था, लेकिन कहीं पर ये चीज लिखी नहीं हुई थी कि ये चीज करना इलीगल है। इसीलिए कंपनी ने अपने ऑफिशियल नोट्स के अंदर ये लिख दिया कि हां, अब से यूरेनियम पाउडर को सीधा बाल्टी के अंदर हाथों से मिक्स किया जाएगा और उसके बाद ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बहुत जल्दी निकलकर सामने आ जाएगा। और जैसे ही ये चीज टाकीमोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले एम्प्लॉइज को पता लगी कि अब तो हमें यूरेनियम को हाथों से मिक्स करना पड़ेगा, बेशक उनको एक बार तो झटका लगा, क्योंकि उनको पता था कि यूरेनियम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कितना ज्यादा जानलेवा है। अगर हम उसके सामने खड़े भी हो जाए तो निश्चित तौर पर वो हमारी जान ले लेगा और अब तो उन्हें इसको हाथों से मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनको प्रोसीजर बता दिया गया कि आप खुद की सेफ्टी बरतते हुए किस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। बेशक 3 साल निकल चुके थे, सभी एम्प्लॉइज इस काम के लिए अब आदत पड़ चुकी थी उन्हें कि हाँ, इसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाना है। अब तक यहां कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। 30 सितंबर 1999 की सुबह सुबह हिसाशी ओची, योकोकावा और शिनोहारा ये तीनों लोग उसी मिक्सिंग रूम के अंदर पहुंचे अपनी डेली रूटीन की तरह। डेली इनको इसी कमरे के अंदर आकर यूरेनियम को हाथों से बाल्टी में मिक्स करना पड़ रहा था और उसके बाद ही उससे वो यूरेनियम की रॉड्स बनाई जाती थी जो अलग अलग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर जाकर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली थी। बट अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो बाल्टी मैं आपको बोल रहा हूं ये कोई छोटी सी बाल्टी नहीं है, ये बहुत बड़ा ड्रम है, बहुत बड़ा ड्रम, मतलब कि उसके अंदर एक पूरा आदमी फिट आ जाए, इतना बड़ा ड्रम है। और उसी ड्रम के अंदर यूरेनियम पाउडर डालकर ऊपर से अलग अलग केमिकल्स डालकर
उसको मिक्स करना है। अब जैसे ही 10:30 बजे के आसपास ये तीनों लोग उस मिक्सिंग रूम के अंदर गए, हिसाशी ओची सबसे आगे रहने वाला था क्योंकि वही उस ड्रम के अंदर झुककर उसको सारे को मिक्स करने वाला था। उसके पीछे बाकी के दोनों लोग यानी कि युकिकावा और शिनोहारा खड़े थे। शिनोहारा ने ओची को इशारा किया कि तुम ऊपर चढ़कर ड्रम के अंदर मिक्स कर दो, और ओची बिना कुछ सोचे समझे अपने पूरे प्रोटेक्शन वाले कपड़े डालकर ऊपर चढ़ चुका था और उसने सीधा ही यूरेनियम पाउडर को हाथों से अंदर झुककर मिक्स करना शुरू कर दिया। बट जैसे ही वो ये काम कर रहा था उसके कुछ ही मिनटों बाद, तकरीबन 3 से 4 मिनटों बाद ही वहां उस रूम के अंदर लगे हुए गामा रेडिएशन के सेंसर्स ने बहुत जोर जोर से बजना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन सायरन्स की आवाज इन तीनों लोगों ने सुनी, इन तीनों के ही कान खड़े हो गए क्योंकि इनको इस सायरन का अंदाजा था कि हाँ, इन्होंने कुछ यहां भसड़ मचा दी है और यहां कुछ गलत उनसे हो गया है। ओशी तुरंत ही उस ड्रम से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आया और जैसे ही इन तीनों लोगों ने उस ड्रम की तरफ ऊपर देखा, इनको बहुत तेज एक नीले रंग की रोशनी दिखाई दी और इनको पता था कि आखिर अब यहां पर क्या होने वाला है। असल में अब जो इस ड्रम के अंदर होने वाला था उसे नाम दिया गया चरनकोव चेन रिएक्शन का। और इसी चरनकोव चेन रिएक्शन के अंदर यूरेनियम के इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज गति से मूव करते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि वो ब्लू लाइट उनको सामने दिखाई दी जो उनको नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। तीनों ही लोग जो मिक्सिंग रूम के अंदर खड़े थे, इन तीनों को ही समझ आ चुका था कि यहां अब एक बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है और अब इसके अंदर से बहुत सारे गामा रेज निकलेंगी, बहुत सारे गामा पार्टिकल्स निकलेंगे और वो उनकी निश्चित रूप से जान ले लेंगे। जिस टाइम पर ये सारा कांड हुआ उस टाइम पर ओशी सबसे ज्यादा नजदीक था इस ड्रम के, तो उसको सबसे ज्यादा लीथल डोजेस मिली गामा पार्टिकल्स की। इसके अलावा जो नीचे बीच में शिनोहारा खड़ा था उसको उससे कम मिली और पीछे युकिकावा जो कि उस टाइम पर कंप्यूटर पर बैठा हुआ था और वो सारी इस रिएक्शन को मैनेज करने वाला था, अब क्योंकि वो कंप्यूटर के भी पीछे था तो उसको बहुत ही कम नाम मात्र ही रेडिएशन की डोजेस मिली। असल में आंकड़ों के मुताबिक अगर हम अपने शरीर पर 20 से लेकर 50 मिलीसियर्ट्स के बीच में रेडिएशन की डोजेस ले लेते हैं तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन अब आप बस सोच कर देखिए, इन तीनों को मिलाकर जो रेडिएशन की डोजेस इनको मिली थी वो तकरीबन 30,000 मिलीसियर्ट से भी ज्यादा थी। अब आप यहां अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनके साथ अब क्या होने वाला था। तीनों ही लोग अपना सारा तामझाम वहीं छोड़कर इस मिक्सिंग रूम से बाहर भागे, लेकिन उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था तो उसको खोलने में उनको थोड़ा सा टाइम लगा। जैसे तैसे उसको खोलकर तीनों लोग बाहर की तरफ गए और बाहर जाते ही उनको पूरी फैक्ट्री के अंदर, पूरे इस प्लांट के अंदर सायरन्स बजते हुए सुनाई दे रहे थे। और अंत में इस फैक्ट्री से बाहर निकलकर ओची और शिनोहारा ये दोनों ही बहुत तेज से उल्टियां करने लगे। बेशक युकिकावा जो कि कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ था उसको भी अंदर से बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन ये दोनों लोग जिनको सबसे ज्यादा डोजेस मिली थी इस रेडिएशन की, उनका तो हाल ही खराब होने लगा। इस फैक्ट्री से बाहर निकलते ही इन दोनों लोगों ने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी और जल्दी ही फैक्ट्री के वर्कर्स ने, और वर्कर जो वहां काम कर रहे थे वो भी सभी फैक्ट्री से बाहर आ गए क्योंकि सायरन बज रहा था। इन तीनों को ही प्लांट की एम्बुलेंस के अंदर लोड करके सीधा नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली थी। क्यों? क्योंकि जिस हॉस्पिटल के अंदर इन तीनों को पहुंचाया गया था वहां पर रेडियोलॉजी का कोई स्टाफ ही मौजूद नहीं था, जिसके बाद इनको फिर से एम्बुलेंस के अंदर लोड करके फर्स्ट एड देकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहीं पर रेडियोलॉजी का अब इनका इलाज शुरू किया जाने वाला था। शाम होते होते डॉक्टर्स की स्पेशल टीम भी इस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और उन्होंने जैसे ही सबसे पहली बार हिसाशी ओची को देखा, क्योंकि उसको नॉर्मली एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही एडमिट किया गया, उसको एक आईसीयू रूम दिया गया और उसी के अंदर जो नर्सिस वगैरह उसके ऊपर काम कर रही थी, सभी नर्सिस ने बताया कि जनाब हिसाशी ओची एकदम ओके है, जस्ट उसके हाथ में थोड़ी सी स्वेलिंग है और साथ ही हल्का सा उसको अंदर से पेन फील हो रहा है और कुछ नहीं है। जैसे ही ये चीज़ डॉक्टर्स ने सुनी उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हम इसका इलाज शुरू करते हैं और जल्दी ही इसको छुट्टी भी मिल जाएगी। बट इनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि जिस पेशेंट को वो भी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा बदकिस्मत पेशेंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तो इस कांड की जस्ट शुरुआत हुई थी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। और ये चीज भी डॉक्टर्स को जल्दी ही समझ आ गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही हिसाशी ओची ने खुद से उन डॉक्टर्स को बताया कि उसके साथ क्या हुआ, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम करता है और उसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया, तो जल्दी ही डॉक्टर्स ने उसकी सेल्स का सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको झटका लगा देखकर कि आखिर वो क्या बवाल चीज देख रहे हैं उसकी सेल्स के अंदर। असल में हमारा जो शरीर है उसकी सेल्स हमेशा मरती रहती
रहती हैं और उनकी जगह नई सेल्स बन जाती हैं जो उनकी जगह को जाकर फिल करती हैं, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। हमारी पुरानी सेल्स मर जाएंगी, नई सेल्स उनकी जगह बनेंगी, और जब तक हम जिंदा हैं ये काम चलता रहेगा। और इन्हीं सेल्स के अंदर हमारे शरीर का क्रोमोसोम भी मौजूद होता है। अब जो बायो के स्टूडेंट हैं वो इन बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि हमारा क्रोमोसोम हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट रखता है कि आखिर हमारा शरीर कैसा है, हमारे शरीर की सेल्स कैसी हैं, मतलब कि जो नई सेल्स बनेंगी उनको किस तरीके का बनना है, क्या क्या चीज उनके अंदर शामिल होनी चाहिए, उन सारी चीजों का डाटा क्रोमोसोम अपने अंदर रखता है। मतलब कि जैसे कोई नई सेल बननी शुरू होगी, क्रोमोसोम उसके पास जाएगा और बता देगा कि तुमको इस तरीके का सेल बनना है। बट जैसे ही ऑची की सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा गया तो उन डॉक्टर्स का दिमाग हिल गया। क्यों? क्योंकि हिसाशी ओची के शरीर के ना सिर्फ सेल्स डैमेज होने शुरू हो चुके थे, बल्कि उसके शरीर का क्रोमोसोम भी, जो कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मल पेशेंट का, लेकिन हिसाशी ओची का क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिख रहा था। मतलब कि यहां साफ था, डॉक्टर समझ चुके थे कि अभी अभी जो हिसाशी ओची उनको ठीक दिख रहा है, इसके साथ अभी जल्दी ही कुछ बहुत गलत भी होने वाला है। हिसाशी ओची के शरीर के क्रोमोसोम्स टूटकर एक शीशे की गिलास की तरह बिखर चुके थे, जिसका मतलब अब साफ था कि अगर कोई नई सेल बनेगी हिसाशी ओची के शरीर में, उसको पता ही नहीं होगा कि आखिर बनना कैसा है। मतलब उसके शरीर के अंदर अब नई सेल्स तो जनरेट होने वाली नहीं थी। जैसे ये चीज डॉक्टर्स ने जाकर नर्सिस को बताई कि हमें ये इस चीज का इलाज करना है, तो नर्सिस ने डॉक्टर से पूछा कि जनाब ऐसा कुछ है तो हिसाशी ओची इतना फिट एंड फाइन हमें कैसे लग रहा है, वो तो हमसे बात कर रहा है, हम मुझसे पूछ रहा है कि मैं घर कब जाऊंगा, मेरे घर वालों को बुला दो। तो डॉक्टर्स ने उस नर्सिस को समझाया कि हिसाशी ओची एक वॉकिंग घोस्ट है, लिटरली एक वॉकिंग घोस्ट है। अभी अभी तो उसके शरीर के अंदर रेडिएशन घुसी है, अभी रेडिएशन पॉइजनिंग शुरू होगी। अब जैसे ही रेडिएशन पॉइजनिंग शुरू होगी उसके शरीर के सेल्स मरने लगेंगे बहुत तेजी से। उसके बाद देखते हैं हम हिसाशी का हाल कैसा होगा। नर्सिस को भी समझ आ चुका था कि जिस पेशेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस आईसीयू रूम के बेड के ऊपर हिसाशी ओची लेटा हुआ है, हिसाशी ओची असल में एक इंसान ना रहकर एक टाइम बॉम्ब बन चुका है जो कभी भी अब फटने वाला था। डॉक्टर ने ओची के शरीर के अलग अलग टेस्ट किए, जिसके अंदर उनको ये भी पता चला कि हिसाशी ओची के शरीर में वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ ये था कि हिसाशी ओची का शरीर इन्फेक्शन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक बन चुका है। मतलब कि छोटा सा इन्फेक्शन भी इस शरीर के लिए जानलेवा होगा। जिसके बाद इस पूरी टीम को लीड कर रहे डॉक्टर मायाकावा ने हिसाशी ओची को स्पेशली स्टेरलाइज्ड रूम के अंदर शिफ्ट करवा दिया। मतलब कि उसके चारों तरफ वो पैक्ड रूम था, हर तरफ से हिसाशी ओची का शरीर बंद किया गया, एयर टाइट किया गया, ताकि किसी भी तरह का छोटा मोटा इन्फेक्शन हिसाशी ओची के शरीर तक ना पहुंच सके। इसके बाद डॉक्टर्स ने अपनी मीटिंग शुरू करी और इस मीटिंग के अंदर यह नतीजा निकलकर सामने आया कि क्योंकि हिसाशी ओची के शरीर के सारे क्रोमोसोम मर चुके हैं, वो सारे टूटकर बिखर चुके हैं, मतलब उसके शरीर को पता ही नहीं है कि नई सेल्स कैसे जनरेट करनी है। अगर हम किसी तरीके से उसके बोन मैरो के अंदर नए फ्रेश क्रोमोसोम डाल दें तो ऑब्वियसली उसके शरीर को पता लग जाएगा कि नए सेल्स कैसे जनरेट करने हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देंगे। इसी चीज को आज हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। बट इसके लिए डॉक्टर्स को एक हेल्दी डोनर भी चाहिए था जो अपने हेल्दी सेल्स को डोनेट करके हिसाशी ओची के शरीर के अंदर उनको डाला जा सके, और वो एक परफेक्ट मैच भी होना चाहिए। किस्मत से हिसाशी ओची की खुद की सगी बहन ही इस चीज़ के लिए परफेक्ट बैठी। डॉक्टर्स ने उसका सैंपल लिया और जैसे उसके सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, उसके टेस्ट लिए गए, तब उसके अंदर वो परफेक्ट मैच था। मतलब कि हिसाशी ओची की सिस्टर के ही बोन मैरो से कुछ सैंपल्स निकाल कर अब हिसाशी ओची के शरीर के अंदर डाले जाने वाले थे। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि उस टाइम पर यानी कि 1999 तक पूरी दुनिया के अंदर तब तक किसी के भी शरीर के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी नहीं इस्तेमाल की गई थी। बेशक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स तो चल रहे थे, लेकिन आज तक कभी भी किसी इंसान के अंदर वो नहीं डाली गई थी। और हिसाशी ओची पूरी दुनिया के अंदर पहला ऐसा मरीज बनने वाला था जिसके शरीर के ऊपर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाने वाला था। अच्छी बात यहां यह थी कि हिसाशी ओची अभी भी होश में था और वो सभी नर्सिस से, डॉक्टर से बात कर रहा था, और स्पेशली डॉक्टर मायाकावा ने हिसाशी ओची की फैमिली को यह समझा दिया कि आप हर रोज जाकर हिसाशी ओची से मिल सकते हैं, उसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूर से ही खड़े रहकर, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर का इन्फेक्शन हिसाशी ओची के शरीर में ना चला जाए और उसको और ज्यादा बीमार ना बना दे, इसलिए आप उससे थोड़ा दूरी ही बनाकर रखें। दूसरी बात, हिसाशी ओची तो सभी नर्सिस से बार बार ये पूछता कि मुझे लगता है कि मैं 1 महीने के अंदर छुट्टी लेकर अपने घर वापस चला जाऊंगा, आप बताइए आपको क्या लगता है। यहाँ हिसाशी ओची अपने शरीर की हालत की
नाजुकता को समझ ही नहीं पा रहा था, जो कि डॉक्टर्स बहुत बहुत पहले समझ चुके थे। किस्मत से जो डॉक्टर्स ने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया था वो बहुत बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा। उसके शरीर के अंदर नए सेल्स बनने शुरू हो चुके थे और ये चीज डॉक्टर्स ने जाकर हिसाशी ओची को भी बताई और उसके परिवार को भी बताई और सभी बहुत ज्यादा खुश थे कि अब जल्दी ही हिसाशी ओची ठीक हो जाएगा और वो अपने घर वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ये चीज़ मिली उसके तकरीबन 3 दिनों बाद ही डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो झटका था रेडिएशन पॉइजनिंग का। क्योंकि अभी तक तो रेडिएशन का सिर्फ असर उसके शरीर में देखा जा रहा था और अब हिसाशी ओची के शरीर के अंदर रेडिएशन पॉइजनिंग शुरू हो चुकी थी। अब जैसे ये चीज़ शुरू हुई, ओची की स्किन की इलास्टिसिटी, यानी कि जो हमारी स्किन लचीली होती है, हम ऐसे इसको पकड़ के खींच सकते हैं, रबड़ की तरह है, हम इसको थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं, भाग सकते हैं इसके थ्रू, मतलब कि आप समझ लीजिए इलास्टिसिटी कितनी लचीली है हमारी स्किन। बट बेचारे ओची की शरीर की इलास्टिसिटी अब खत्म होती जा रही थी और ये चीज़ सबसे पहले एक नर्स ने नोटिस करी, क्योंकि वो जैसे ही उसके शरीर में लगा हुआ कैनोला आप समझ सकते हैं, वो जो सुई लगाते हैं और उसके पीछे जितनी भी वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ऊपर ड्रिप्स चलाई जाती हैं, और जैसे ही हिसाशी ओची की उस कैनोला को बाहर निकालने के लिए ऊपर लगे हुए फिक्सर यानी कि टेप को, आप समझ सकते हैं ना, जो बैंडेजेस लगी हुई थी उस कैनोला के ऊपर, उसको खींचा गया उसको बदलने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में सूजन आ चुकी थी। अब वो कैनोला उतार कर कहीं और लगाया जाना था। तो जैसे ही उस नर्स ने उस फिक्सर को यानी कि बैंडेज को उतारा, ना सिर्फ वो बैंडेज उतरी बल्कि बेचारे ओची के शरीर से उसकी स्किन भी उतरकर बाहर उसी बैंडेज के ऊपर चिपक चुकी थी। जैसे ये चीज़ उस नर्स ने देखी, वो तुरंत ही उस बैंडेज को लेकर भागती हुई सीधा डॉक्टर मायाकावा के पास गई, उसको ये बैंडेज दिखाई कि जनाब मैंने तो कैनोला उतारने के लिए ये बैंडेज निकाली थी, लेकिन उसके साथ तो ओची की स्किन भी बाहर निकल आई। जैसी ये चीज़ डॉक्टर मायाकावा ने देखी, वो समझ चुके थे कि यहाँ रेडिएशन पॉइजनिंग शुरू हो चुकी है। जिसके बाद डॉक्टर मायाकावा ने सभी के सभी स्टाफ को ये ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी टेप ओची के शरीर के ऊपर लगी हुई हैं उनको लगी रहने दो, कोई भी एक टेप, सिंगल टेप नहीं उतारेगा, क्योंकि अगर हमने टेप उतारी तो उसके साथ उसकी स्किन भी निकल कर बाहर आएगी और जल्दी ही उसकी सारी स्किन उसके शरीर के ऊपर से खत्म हो जाएगी। हॉस्पिटल में आने के कुछ ही दिनों बाद तक हिसाशी ओची नॉर्मली खुद से सांस ले रहा था, लेकिन एक सुबह उठते ही हिसाशी ओची ने डॉक्टर्स के पास शिकायत करी कि उसको सांस ठीक से नहीं आ रहे हैं। तब जाकर डॉक्टर्स ने उसके शरीर का यानी कि चेस्ट का एक्सरे किया और उस एक्सरे के अंदर ये सामने आया कि बेचारे ओची के लंग्स के अंदर उसके ही शरीर का फ्लूइड भरा जा रहा है और भर भर कर लगभग आधे लंग्स उसके उस फ्लूइड से भर चुके हैं। तब जाकर डॉक्टर ने बेचारे ओची के शरीर के अंदर वेंटिलेटर लगा दिया, जिससे वो सांस तो तकरीबन ठीक से ले सके। अब क्योंकि हिसाशी ओची की ट्रिकोस्मी तो उस टाइम पर नहीं की जा सकती थी, अब जो बायो के स्टूडेंट वो ट्रिकोस्मी को अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रिकोस्मी होती है वेंटिलेटर या तो गले से लगाया जाएगा या फिर उसके मुंह से लगाया जाएगा। अब क्योंकि नए शरीर में कट्स तो नहीं लगाए जा सकते, गले को काट कर ट्रिकोस्मी की जाती है और उसी के अंदर से वेंटिलेटर लगाया जाता है। बट अब गले को काट नहीं सकते थे क्योंकि उसकी स्किन बाहर निकल रही थी, इसलिए बेचारे ओशी के मुंह से ही वेंटिलेटर लगाया गया और वो वेंटिलेटर के थ्रू ही अब सांस ले पा रहा था। लेकिन अब वो वेंटिलेटर मुंह में लगने की वजह से बेचारा ओशी कुछ भी बोल नहीं पाया। उसकी वाइफ उसके पास ही खड़ी थी, बीच में वो कर्टेंस लगे हुए थे जिसके अंदर से वो देख तो सकती थी अपने पति को, और बेचारा ओशी सोच कर देखिए उसको लिख लिख कर अपने हाथ से किसी तरीके से लिख लिख कर उसको लव यू बोल रहा था। स्टेम सेल थेरेपी के तकरीबन 10 दिनों बाद जब फिर से डॉक्टर्स ने उसके शरीर के ऊपर टेस्ट किए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्योंकि अभी तक भी जो फ्रेश सेल्स उसके शरीर के अंदर डाले गए थे उसकी बहन वाले, वो अभी तक उसके शरीर में जिंदा थे, और ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि उसकी WBC को भी बढ़ा रहे थे, वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ा रहे थे। जैसे ये चीज़ डॉक्टर्स ने देखी वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हाँ यार टेस्ट तो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, अब शायद लगता है कि हाँ हिसाशी ओची ठीक हो जाएगा और वो ठीक होकर अपने घर भी चला जाएगा। लेकिन वो इस बात को उसके परिवार वालों तक नहीं बताना चाहते थे। क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ कभी भी गिर भी सकती है। अगर हमने उसके परिवार वालों को बता दी तो उनको एक उम्मीद बन जाएगी कि हाँ उनका परिवार का मेंबर यानी कि ओची ठीक हो जाएगा, और अगर वो उनसे ठीक ना हो पाया या फिर कुछ भी गड़बड़ आई तो दोबारा से उनकी उम्मीद टूट जाएगी। इस अच्छी खबर के तकरीबन 1 हफ्ते बाद तक ओची के शरीर के सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन फिर भी ओची को अंदर से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। और इसी डिस्कम्फर्ट को जानने के लिए डॉक्टर्स ने हिसाशी ओची के शरीर में एंडोस्कोपी परफॉर्म करने का सोचा। अब एंडोस्कोपी असल में शरीर के अंदर झांकना ही आप समझ लीजिए कि आखिर शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कुछ बीमारी तो नहीं है। और जैसे ही एंडोस्कोपी के थ्रू हिसाशी ओची के शरीर के अंदर कैमरा डाला गया तो डॉक्टर्स का दिल दहल गया ये चीज देखकर कि बेचारे ओची के शरीर में जितनी भी आंतें हैं यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सभी आंतें अंदर से झड़ने लगी हैं। मतलब कि इनके अंदर से ही उसके टुकड़े, उसके स्किन के टुकड़े कट कट कर अपने आप छिल छिल कर वहां से गिर रहे हैं और उसके
वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि उसके मल मूत्र से बाहर निकल रहे हैं। जिसका साफ मतलब अब डॉक्टर समझ चुके थे कि हिसाशी ओची के शरीर में हम जो भी खाने पीने का उसके शरीर में डाल रहे हैं, यहां तक कि पानी भी, वो भी उसका शरीर अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदरूनी हिस्से बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। वही उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स को चूसते हैं और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। बट अब क्योंकि वो अंदर से झड़ने लगे थे, उसकी आंतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, अंदर से स्किन उसके मौजूद ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली यहाँ डॉक्टर समझ चुके थे कि खाने पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, अब ये आंतें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शनेबल बन चुकी है, मतलब कि कोई भी बहुत छोटा सा इन्फेक्शन इन आंतों को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। इस एंडोस्कोपी की वजह से ही डॉक्टर्स को यह भी समझ आ चुका था कि हाँ, अब ओची को बचाने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ओची की डेथ होना लगभग अब पॉसिबल हो चुका है, वो कंफर्म हो चुका है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से ओची को बचा कर रखें। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँ तो ओची के लिए मौत ही ज़्यादा अच्छी थी इस पॉइंट तक आकर। क्यों? क्योंकि अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। डॉक्टर मायाकावा ने इस बीमारी को जानने के लिए कि आखिर इस शरीर के अंदर चल क्या रहा है, जो हेल्दी सेल्स उन्होंने डाले थे आखिर वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे, तो दोबारा से टेस्ट परफॉर्म किए और इन्हीं टेस्ट के अंदर ये सामने आया कि जो अभी तक सही से क्रोमोसोम काम कर रहे थे, मतलब कि जो फ्रेश क्रोमोसोम उसकी बहन वाले डाले गए थे, वो भी रेडिएशन ने, जो उसका शरीर के अंदर रेडिएशन मौजूद थी, उसी रेडिएशन पॉइजनिंग ने उन नए वाले क्रोमोसोम्स को भी पूरा करप्ट करके रख दिया। वो भी सारे टूट कर बिखर चुके थे। अब फिर से हिसाशी ओची की बॉडी बिल्कुल उसी जगह पर आकर खड़ी थी जहां वो पहले दिन थी, मतलब कि उसके शरीर के अंदर नए सेल्स बन नहीं सकते। उसको शरीर को पता ही नहीं है कि आखिर नए सेल्स बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। आखिर अब करे तो करे क्या? बेशक हिसाशी ओची पूरा दिन कुछ भी खा पी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसको 3-3 लीटर डायरिया उसके शरीर से बाहर निकल रहा था मलमूत्र के थ्रू। अब जैसे ये चीज़ डॉक्टर्स ने देखी, उसके डायरिया का भी सैंपल ले लेकर आगे लैब के अंदर टेस्टिंग की गई और उसके अंदर सामने आया कि ये 3 लीटर कुछ और नहीं बल्कि उसका ही खून है, और साथ ही उसके ही अंदर स्किन के टुकड़े इस डायरिया के अंदर बाहर निकल रहे हैं। कुछ भी खाए पिए ना, लेकिन उसका शरीर तो अंदर ही अंदर डिटीरियोरेट हो रहा है। और इस चीज़ की नाजुकता को समझते हुए डॉक्टर्स ने सोच कर देखिए 10-10 यूनिट ब्लड डेली की डेली बेचारे ओची को चढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि जो ब्लड उसके मलमूत्र के थ्रू बाहर निकल रहा है वो बाहर से पूरा किया जा सके, दोबारा से उसके शरीर के अंदर चढ़ाया जा सके। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स को बहुत कुछ देखना बाकी था। जी हाँ, जैसे ही उसके शरीर के अंदर नया खून डाला जाता, उसके कुछ टाइम बाद ही वो खून या तो डायरिया से बाहर निकल जाता या फिर उसके स्किन से ही अलग अलग जगहों से अब खून बाहर निकलने लगा था। जैसे ये चीज़ डॉक्टर्स ने देखी, उनको समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में उस टाइम पर हिसाशी ओची की स्किन बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं थी, मतलब कि वो रबड़ की तरह लचीली नहीं थी। वो जस्ट एक परत थी, कागज की परत आप मान लीजिए। अगर उसके बीच में कहीं से भी तरेड़ आ जाए, उसके बीच में कहीं से भी क्रैक आ जाए, तो वहाँ से खून बाहर निकलने लग जाएगा। और इसी चीज़ को बचाने के लिए, उसके शरीर की स्किन को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने हिसाशी ओची के पूरे शरीर को ही पट्टियों में बांध दिया, ताकि उसके शरीर के स्किन बाहर ना निकले। लेकिन जहां जहां वो बैंडेजेस लगाई गई थी, उसके टुकड़े लगाए गए थे, सोच कर देखिए आप, जब वो बैंडेज लगाई जाती, उसके कुछ ही मिनटों बाद वो बैंडेज अपने आप नीचे गिर जाती और उसके साथ उसके स्किन का टुकड़ा भी उसी बैंडेज पर चिपका होता और वो भी साथ ही नीचे गिर जाता। और उसके बाद उसी जगह से ब्लड या फिर उसके शरीर का और फ्लूइड वो बाहर निकल रहा था। ये चीज कितनी ज्यादा भयंकर थी, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जितना भी फ्लूइड और ब्लड उसके शरीर से बाहर निकल रहा था डायरिया के थ्रू या फिर उसके स्किन के थ्रू, वो सारा का सारा डॉक्टर अलग से एक पतीले के अंदर मेजर करते कि इतना फ्लूइड निकला है और इतना ही हमें वापस चढ़ाना भी है इसके शरीर में, ताकि वो सारी लेवल्स मेंटेन रह सके। लेकिन अब डॉक्टर्स के सामने एक और बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी थी। जी हाँ, जो बैंडेजेस, जो पट्टियां ओची के शरीर पर लगाई गई थी, उन बैंडेजेस की वजह से ओची का शरीर खुद की हीट मेंटेन नहीं कर पा रहा था। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि हमारा शरीर अंदर से पूरा गर्म रहता है, लेकिन बेचारे ओची का शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पा रहा। वो हर घंटे लगातार गिरते जा रहा था। इसी वजह से डॉक्टर्स को मजबूरन वो बैंडेजेस निकाल कर गर्म बैंडेजेस दोबारा से उसके शरीर पर निकालनी पड़ रही थी, उसके शरीर पर चिपकानी पड़ रही थी। और इसमें पूरा दिन लग रहा था। मतलब कि एक दिन उस बैंडेजेस को लगाओ और अगले दिन फिर से उन गर्म पट्टियों को वापस निकालो, क्योंकि वो गर्म पट्टियां अपनी सारी जो हीट थी वो खो रही थी, उसकी वजह से भी उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। तब यहाँ डॉक्टर मायाकावा ने अपना अंतिम प्रयास करने की सोचा कि क्योंकि अब ओची के शरीर से स्किन बाहर निकलती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके शरीर में स्किन रहेगी ही नहीं, सिर्फ अंदर वाले ही सिस्टम पूरा बाहर दिखाई देगा। इसी चीज़ को बचाने के लिए डॉक्टर मायाकावा ने बहुत बड़े स्किन ग्राफ्ट्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी के शरीर पर कोई सर्जरी की जाती है तो उसके जगह पर स्किन वापस बनाने के लिए स्किन ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं, ताकि जब बाद में स्किन बन जाए
जाए, उन स्किन ग्राफ्ट्स को वापस बाहर निकाला जा सके और एकदम नॉर्मल शरीर वापस हो जाएगा। और सोच कर देखिए आप, इस टाइम पर हिसाशी ओची के पूरे शरीर पर ही वो बहुत बड़े बड़े स्किन ग्राफ्ट्स लगाए गए ताकि इन गिरती हुई स्किन्स को बचाया जा सके और डॉक्टर्स के पास थोड़ा और टाइम बच जाए ये पता लगाने के लिए कि आखिर इसका इलाज और क्या हो सकता है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो जो स्किन क्राफ्ट्स ओची के शरीर पर लगाए गए थे, चिपकाए गए थे, वो 2-3 मिनटों बाद ही वापस उतर कर नीचे गिरने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी, ना ही उसके अंदर इलास्टिसिटी थी, ना ही उसको वो चिपका पा रही थी अपने ऊपर। जैसे वो स्किन ग्राफ्ट लगाए जाते, वहां से वो स्किन ग्राफ्ट उसकी कुछ ना कुछ स्किन लेकर वापस नीचे गिर जाते। अब बस सोच कर देखिए, यहां पर ओची की शरीर की स्किन ना रहकर लगभग चूरा बन चुकी थी। जहां पर भी आप उस चूरे पर कुछ भी चिपकाएंगे वो चूरा अपने आप टूटकर नीचे गिर जाएगा। अभी तक हिसाशी ओची पूरी तरीके से होश में था और जब भी डॉक्टर उसके ऊपर कुछ करते वो डॉक्टर्स को देखता रहता कि आखिर उसके शरीर के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते हिसाशी ओची खुद अब होपलेस बन चुका था। उसने डॉक्टर्स को खुद कहा कि अब ये सब कुछ बंद कर दो, मुझे जाने दो। ये वर्ड जैसे ही डॉक्टर्स ने सुने, उन्होंने अपना काम नहीं रोका। उन्होंने खुद हिसाशी ओची को बहुत सारी होप्स बंधाई कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये चीज़ डॉक्टर्स ने उसको बोली, डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि बेचारे हिसाशी ओची के अब आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो आंसू कोई वो नॉर्मल आंसू नहीं थे जो आपके और मेरे आंखों से निकलेंगे, वो असल में खून के आंसू थे। जी हाँ, इस पॉइंट तक आते आते हिसाशी ओची की आंखों के पास वाली स्किन भी अब खत्म होना शुरू हो चुकी थी और जो ब्लड उसके आंखों के पास बह रहा था, जो फ्लो कर रहा था हार्ट द्वारा, वो ब्लड अब आंखों से उसकी बाहर आने लगा। लिटरली द मैन हु क्राइड ब्लड। ओची का परिवार अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीदों में था इन डॉक्टर से कि वो डॉक्टर जब भी बाहर कमरे से आएंगे तो कुछ अच्छी खबर उनको देंगे। लेकिन अब डॉक्टर्स भी बेचारे क्या करें, इतने दिनों से वो ओची का इलाज कर रहे थे लेकिन कुछ भी उसके शरीर पर लग ही नहीं रहा था, कुछ भी फायदा उन्हें नहीं दिखा। अब डॉक्टर्स भी लगभग होपलेस हो चुके थे और यहीं से शुरुआत होने वाली थी इस दुनिया की सबसे भयंकर मौत की। इस पॉइंट पर आकर डॉक्टर्स ने उसके परिवार वालों को बता दिया कि अब तक हिसाशी ओची के ऊपर हमने बहुत कुछ किया, लेकिन इस पॉइंट पर यानी कि आज के दिन हिसाशी ओची मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में जा चुका है। अब हमारे पास कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं है उसके शरीर पर कुछ खास करने से। हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, आप भी उम्मीदें छोड़ दीजिए। ये हिसाशी ओची का अब अंत ही होगा। तकरीबन 70 दिन बीत चुके थे उस एक्सीडेंट को हुए, लेकिन अभी तक भी बेचारा हिसाशी ओची पूरे तरीके से सफ़र कर रहा था। इतना भयंकर दर्द जो आज तक किसी ने महसूस नहीं किया होगा। हम और आप तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते जो ओची उस टाइम पर फील कर रहा होगा। किसी की स्किन पूरी उतर रही है, सोच कर देखिए आप, हमारे कोई पिंच ही कर दे हमको कितना दर्द होगा, एक कील ही चुभ जाए कितना दर्द होगा। लेकिन आप उस दर्द का अंदाजा लगा कर देखिए जिसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हों। इस पॉइंट तक आते आते कोमा में जाने के बाद भी हिसाशी ओची का दिल तकरीबन 140 बीट्स पर मिनट की रफ्तार से धड़क रहा था ताकि उसका दिल पूरे शरीर में अच्छे से खून पहुंचा सके। उसका दिल बहुत अच्छे से काम कर रहा है अपना, लेकिन बाकी ऑर्गन्स तो नहीं कर रहे। बेचारे ओची के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पर भी डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि वो यहाँ कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ओची के परिवार ने डू नॉट रिसैसिटेट का डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया था। असल में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का दिल धड़कना बंद हो जाए तो उसको CPR देकर, यानी कि उसके दिल को बार बार दबाकर या फिर कुछ और कोशिशें करके या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर उसको वापस धड़काया ना जाए। ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया गया था। इसी वजह से वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने ओची को दोबारा से CPR दिया मशीनों की मदद से और दोबारा से उसके दिल को पंप करवा दिया। उसका दिल दोबारा से धड़कने लगा। लिटरली एक बार तो ओची मर चुका था, लेकिन फिर से अभी उसको ये पेन दोबारा से महसूस करना था। लेकिन इस पॉइंट पर आकर डॉक्टर्स ये भी समझ चुके थे कि उसका सिर्फ दिल काम कर रहा है, उसके लिवर ने भी काम करना छोड़ दिया है, उसकी किडनीज ने भी काम करना छोड़ दिया है, ब्रेन्स पूरे शरीर में खुद के अलावा किसी और के पास सिग्नल ही नहीं भेज रहा, उसको पूरे शरीर से अब कोई लेना देना नहीं है। लिटरली इस टाइम पर हिसाशी ओची पूरे तरीके से सिर्फ मशीनों पर जिंदा था। फाइनली 21 दिसंबर 1999 का दिन आया जब पूरे के पूरे 83 दिन बीत चुके थे। सोच कर देखे बेचारे हिसाशी ओची ने 83 दिन इस भयंकर नर्क में गुजारे, इस भयंकर दर्द में गुजारे और फाइनली 83वें दिन ओची के परिवार ने डू नॉट रिसैसिटेट का वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। मतलब कि अब अगर हमारे मरीज का दिल धड़कना बंद हो जाए तो उसको वापस से रिवाइव ना किया जाए। और 83वें दिन फाइनली दोबारा से ओची के दिल ने धड़कना बंद किया और अब की बार उसे रिवाइव नहीं किया गया। बेचारा हिसाशी ओची अपनी इस दुनिया की नर्क भरी यात्रा को कंप्लीट करके
ऊपर जा चुका था, स्वर्ग में जा चुका था। लेकिन सोच कर देखिए, एक बहुत ही प्यारा फैमिली मैन, एक बहुत ही हार्ड वर्कर, जो अपने लक्ष्यों को लेकर, जो अपने एम्स को लेकर अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन उसको एंड में आकर क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। डॉक्टर्स ने उसके डेथ सर्टिफिकेट में बताया कि हिसाशी ओची की मौत मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से हुई है। अब क्योंकि उस कमरे के अंदर 3 लोग मौजूद थे, हिसाशी ओची, शिनोहारा और युकिकावा, जो बीच में मौजूद था शिनोहारा, उसका भी कुछ ना कुछ यही हाल हुआ। लेकिन उसकी मौत कुछ दिनों बाद हुई, लेकिन उसका इतना भयंकर भी हाल नहीं था कि उसके स्किन्स वगैरह उतरे जितना हिसाशी ओची ने झेला। उसकी भी मौत तो हुई, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद और नॉर्मल रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से ही। इतना कुछ उसने नहीं देखा जितना हिसाशी ओची ने देखा। तीसरा, युकिकावा, जो कि कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ था और उस कंप्यूटर की वजह से ही युकिकावा को इस रेडिएशन की बहुत कम डोजेज मिली थी। वो इस एक्सीडेंट के अंदर सरवाइव कर गया। जी हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में अपने परिवार के साथ रहा। हिसाशी ओची की मौत की खबर उस टाइम पर हेडलाइंस में थी और 83वें दिन तक भी वो हेडलाइंस में ही रही। हर रोज़ उसकी खबरों के बारे में, हर रोज़ उसकी हेल्थ के बारे में पूरे देश को बताया जाता रहा। 83वें दिन जैसे ही उसकी मौत की खबर आई, पूरा देश सदमे में चला गया और 1 साल तक लंबी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इस कंपनी के ऊपर चलाई गई, टाकीमोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। और इस एक्सीडेंट की वजह से 6 अधिकारियों को अरेस्ट किया गया, जिनकी गलती थी, जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एक नया रूल बनाया कि वो मशीनों की बजाय खुद आदमी ही, कुछ एम्प्लॉय ही उस यूरेनियम पाउडर को मिक्स करेंगे हाथों से। आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुना था? अगर हाँ, तो आप उसकी डिटेल्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं या फिर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर मेरे डिस्कस करें। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं हिसाशी ओची के जो ट्रीटमेंट की और भी फ़ोटोज़ थी, उन फोटोज़ को अपलोड करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। उनको देखने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो आपको अगर वो देखनी है तो आप वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम में ब्रॉडकास्ट चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अब्दुल को कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।